नमस्कार। मैं हरिहर प्रसाद चौहान, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय महाविद्यालय पुसौर से। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के इकाई 3 मुगलकालीन सामाजिक आर्थिक दशा के अंतर्गत आर्थिक दशा का वर्णन करेंगे या अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में मुगलकालीन सामाजिक दशा का अध्ययन किया था। मुगलकालीन आर्थिक दशा बहुत ही संपन्न थी। तत्कालीन समय में भारत की आर्थिक जो संपन्नता थी उसकी ख्याति पूरे विश्व में थी। इस काल के आर्थिक व्यवस्था के बारे में हमको जानकारी आईने अकबरी, यूरोपीय देशों से आए यात्रियों तथा अन्य विविध स्रोतों से इसकी जानकारी मिलती है। इस काल में कृषि और गैर कृषि दोनों तरफ से अर्थ का अर्जन किया जाता था। गैर कृषि क्षेत्रों में उद्योग धंधे, खनन, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि आते थे। प्रारंभिक मुगलकालीन शासकों में अभी देखें कि बाबर और हुमायूं के समय में राज्य की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि मुगल राज्य का विस्तार हुआ और सुदृढ़ प्रशासन की स्थापना से व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, कृषि की उन्नति हुई, जिससे मुगलकालीन शासक आर्थिक रूप से मजबूत होते गए। सबसे पहले हम कृषि के विकास का अध्ययन करेंगे, क्योंकि मुगलकालीन जो बहुल जनसंख्या थी उसका 85% जो जनसंख्या थी गांव में निवास करती थी और उनका प्रमुख जो कार्य था कृषि था। और अभी भी राजस्व का प्रमुख जो आधार था वो कृषि ही था। कृषि के विकास के लिए नए कृषि क्षेत्रों का निर्माण किया गया, भू राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया, यातायात संचार साधनों का विकास किया गया, यातायात के साधनों का विकास किया गया। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सड़कें का निर्माण हुआ है जो एक नगर से दूसरे नगर, गांव तक जाती थी। इस काल में दोनों प्रकार की खेती का उल्लेख हम पाते हैं। आईने अकबरी में रबी फसल के करीबन 16 फसलों का उल्लेख है। उसी प्रकार शरद फसल में करीबन 25 फसलों का उल्लेख हम पाते हैं। खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का इत्यादि हुआ करती थी। दलहन फसलें अरहर प्रमुख थी। तिलहन में सरसों और तिल प्रमुख थे। कपास, गन्ना, नील इत्यादि नकदी फसलें थी, जिसका बहुत भारी पैमाने पर निर्यात भी किया जाता था। इस काल में हम देखते हैं कि ये जो कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, अब जो संपन्न वर्ग के थे, जो बादशाहों के घराने से थे, उमरा वर्ग जो थे, अमीर वर्ग जो थे, चाहे वो जमींदार हो, ये सब लोग जो अर्थ उनको अधिशेष अर्थ था, जो बहुत ज़्यादा उनको जो धन मिलता था करों के माध्यम से या अन्य मालगुजारी के माध्यम से, उसको उन लोग कृषि पर लगाए और उससे उनको मुनाफा हुआ। हालांकि इसका परिणाम हम देखते हैं कि किसानों का शोषण भी हुआ और भ्रष्टाचार भी फला फूला। कृषि
के लिए कुछ क्षेत्र विशेष जो थे अपनी खास प्रकार की फसलों के लिए जाने जाते थे, जहां उत्पादन बहुत भारी मात्रा में होता था। उसमें चावल की बात करें तो बंगाल, बिहार और मध्य भारत में प्राय पाया जाता था। गेहूं जो है पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रमुख रूप से उपजाया जाता था। उसी प्रकार जो नील था, बयाना, पाटन, यमुना की घाटी और मध्य भारत में प्राय नील का निर्यात किया जाता था। अभी जो कृषि थी वो वैज्ञानिक पद्धति से कृषि नहीं की जाती थी, अभी भी परंपरागत रूप से ही कृषि की जाती थी। और कृषि का जो सिंचाई था प्रमुख रूप से वर्षा पर ही आधारित था। इस काल में, इसी वजह से इस काल में हम बड़े बड़े अकाल भी देखते हैं, जैसे कि आगरा और बयाना के में करीबन 1556-57 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा जिसमें काफ़ी लोग मरे। उसी प्रकार से गुजरात और दक्षिण भारत में 1573-74 में और 1630-32 में हम भयंकर अकाल देखते हैं। और इस अकाल का वर्णन बर्नियर ने भी अपने लेखों में किया है। लेकिन इन अकालों के बावजूद जो मुगल शासक थे उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। उन्होंने तकाबी ऋण दिया ताकि अधिक से अधिक खेती किया जा सके। उसी प्रकार से खेती करने के लिए एक वन कटी पद्धति होती थी, जिसके आधार पर जो खेती योग्य जो जंगल भूमियाँ होती थी उसको खेती योग्य बनाया जाता था। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि शाहजहाँ, जैसे कि शाहजहाँ है, नहर शाह का उन्होंने निर्माण किया था, जो लाहौर से रावी नदी पर बना था और लाहौर तक जाती थी। अब हम देखते हैं कि उद्योग और धंधे कैसे थे। अभी इस काल में, मुगल काल में, उद्योग और धंधों का विकास बड़े पैमाने पर हुआ, भारी पैमाने पर हुआ। उद्योग जो थे दो प्रकार के थे, भारी उद्योग भी थे और लघु उद्योग भी थे। भारी उद्योगों में प्रमुख रूप से वस्त्र उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, धातु उद्योग और इस प्रकार के शोरा निर्माण का कारखाना भी हम देख सकते हैं इत्यादि। और कुटीर उद्योगों में हाथी दांत के काम हो सकते हैं, सुगंधित द्रव्यों का काम हो सकता है, मिट्टी का बर्तन बनाना हो सकता है, मूर्तियां बनाना हो सकता है, कागज निर्माण था इत्यादि। इन उद्योगों में प्रमुख रूप से वस्त्र उद्योग बहुत प्रमुख उद्योग था। वस्त्र उद्योग का केंद्र जो था बंगाल था। कुछ जगह में किसी खास उद्योग के, जैसे मलमल के लिए विशेष रूप से कपड़े का उत्पादन होता था। ढाका में रेशमी वस्त्रों का बहुत ज़्यादा मांग था। उसके बाद ये वस्त्र उद्योग जो था न केवल आगरा है, बुरहानपुर है, बंगाल है, पटना है, मुर्शिदाबाद है, इन सभी क्षेत्रों में प्राय हम देखते हैं, सूरत है, इन सभी क्षेत्रों में हम प्राय देखते हैं कि वस्त्र उद्योग की पूरे मुगलकालीन जो क्षेत्र थे, चाहे उत्तर दक्षिण हो या पूर्व पश्चिम, सभी क्षेत्रों में वस्त्र उद्योग जो थे प्रमुख रूप से विद्यमान थे। इन वस्त्रों का न केवल भारत के अंदर में व्यापार किया जाता था बल्कि विदेशों में भी इसको निर्यात किया जाता था। उन्हीं वस्त्र उद्योग भी एक प्रमुख उद्योग था। उसी प्रकार से हम मुल्तान और लाहौर और कश्मीर में साल और गलीचे के उद्योग पाते हैं इत्यादि। इसके अलावा जो वस्त्र उद्योग थे उसकी रंगाई भी की जाती थी। रंगाई का भी एक कार्य होता था, उसमें छपाई का भी कार्य किया जाता था और उसमें कसीदी करने के भी कार्य किए जाते थे। दूसरी महत्वपूर्ण उद्योग की यदि मैं बात करूं तो एक बहुत ही जो व्यापक पैमाने पर विकास हुआ इस दौर में, वो एक था जहाज निर्माण का उद्योग।
जहाज निर्माण का जो उद्योग था, चूंकि व्यापारिक दौर था ये, तो व्यापार के लिए सड़कें का निर्माण की गई थी, उसी प्रकार सड़कों के माध्यम से व्यापार किया जाता था। और एक जो था नदी और समुद्रों में भी व्यापार किया जाता था। आंतरिक जो व्यापार था नदियों के माध्यम से होते थे, और जो अंतर क्षेत्रीय जो व्यापार होते थे वो समुद्रों के माध्यम से होते थे। तो इस काल में हम बहुत सारे चाहे पश्चिमी तट में सूरत की बात करें या दक्षिण में मछलीपट्टनम या कोरोमंडल तट, और पूर्व की तरफ में हम बंगाल की बात करें, तो ये जो तटीय बंदरगाही क्षेत्र थे यहाँ पर जहाज़ों से व्यापार किया जाता था। तो जहाज निर्माण उद्योग एक बहुत ही बड़ा उद्योग इस काल में हम देखते हैं। इसमें भी तकनीकी विकास किया गया, क्योंकि इस काल में हम देखते हैं कि यूरोपीय व्यापारी लोग भी भारत आए हुए थे, जिसमें डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी इत्यादि थे। इनसे इनसे संघर्ष भी हमको देखने को मिलता है। तो ये जो जो, जो जहाज थे वो न केवल माल ढोने के लिए और यात्रियों के लिए, माल ढोने के लिए बनाए गए थे, बल्कि उसको अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित भी किया गया था। तो ये एक विकास हमको इस काल में देखने को मिलता है कि जब जहाज जो थे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था। यद्यपि तकनीकी दृष्टिकोण से यह यूरोपीय जहाज़ों के समकक्ष नहीं खरा उतरा, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग था। एक तथ्य मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि उस समय सूरत में करीबन सूरत के बंदरगाह में 112 जहाज़ थे, और उसमें जैसे सूरत के जो व्यापारी थे अब्दुल गफ्फार, जिनके पास करीबन 50 जहाजी बेड़े थे। और ऐसे वीर जी, सोरा जी, एक और नाम मिलता है, सॉरी क्षमा कीजिएगा, उसका नाम, वो महत्वपूर्ण व्यापारी थे, सूरत के व्यापारी थे, जिसका नाम था वीर जी बोहरा। वीर जी बोहरा का बहुत ही संपन्न व्यापारी थी। इनकी खुद की जहाज होती थी, जो न केवल मुगलकालीन भारत को बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया और फारस की खाड़ी तक इनकी जहाज व्यापार के लिए जाया करती थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि धातु निर्माण उद्योग में प्रायः बर्तन का निर्माण किया जाता था और अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया जाता था। अस्त्र शस्त्रों में जैसे गुजरात में सोमनाथ एक अच्छी तलवारों के लिए जानी जाती थी। इसके अलावा उस काल में एक महत्वपूर्ण उद्योग था जिसका शोरा उद्योग था, जिसमें बिहार में इसका निर्माण किया जाता था। ये शोरा का उपयोग बारूद निर्माण के लिए किया जाता था। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इस काल में उद्योग धंधे विकसित हुए, भारी उद्योग धंधे विकसित हुए। इसके अलावा जो छोटे उद्योग थे, चाहे लकड़ी के सामान हो, हाथी दांत के से की गई कारीगरी हो, चाहे कांच हो, कागज हो, चमड़ा से की गई कारीगरी हो, सुगंधित द्रव्य हो, पत्थरों को तराशने का भी कार्य इस काल में हम लोग लघु उद्योगों के कुटीर उद्योगों के अंतर्गत देखते हैं। इस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस काल में कारीगरों का एक वर्ग पैदा हुआ, और कारीगर और दस्तकारों का वर्ग पैदा हुआ। न केवल उसमें भारत में इनकी मांग थी, बल्कि अन्य देशों में भी इन कुशल कारीगरों और दस्तकारों की मांग थी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज खनन उद्योग भी इस समय काफ़ी विकसित था, जिसमें गोलकुंडा में हीरे की खान के बारे में हम जानते हैं, जिसमें मीर जमुला ने कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था गोलकुंडा की खानों से, और उसको शाहजहां को भेंट किया है। वैसे ही यदि जहाज के बारे में मैं बता दूं तो औरंगजेब ने अबिसिनिया और जिंजीरिया के सहयोग से एक शक्तिशाली जहाज निर्माण कार्य करने का प्रयास किया था। इसके अलावा इसके बाद हम देखेंगे कि व्यापार और वाणिज्य का विकास मुगल काल में कैसे हुआ। मुगल काल में व्यापार और वाणिज्य बहुत विकसित अवस्था में थी और संपन्नता की अवस्था में थी। इस काल में हम देखते हैं कि जो व्यापारी थे
यूरोपीय व्यापारी लोग भारत का आगमन हुआ था इस काल में। पुर्तगाली थे, डच थे, अंग्रेज इसमें प्रमुख थे। इनके आपसी संघर्ष ने एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण भारत में व्यापार के लिए तैयार किया था, और इस प्रतिस्पर्धा का वातावरण में भारतीय व्यापारी काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। हालांकि बाद में ये यूरोपीय यात्री लोग हमारे व्यापार को नष्ट कर दिए और यहाँ पर कब्जा कर लिए। तो ये जो दौर था उसमें एक व्यापार के एक ऊंचाई पर पहुंचा, क्रमिक विकास हम देखते हैं। व्यापार दो प्रकार से किया जाता था, एक आंतरिक व्यापार होता था और एक अंतर क्षेत्रीय व्यापार, जिसमें विदेशी व्यापार भी शामिल थे। व्यापार किन वस्तुओं का किया जाता था? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पहले में मैं बताया कि भारत का वस्त्र जो था, रेशमी वस्त्र है, सूती कपड़े का वस्त्र था, उसका बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता था। सूती कपड़े का जो वस्त्र और नील और शोरा हो गया और मसाले हो गया, इसका निर्यात किया जाता था, अन्य देशों में निर्यात किया जाता था। इस निर्यात के लिए मार्ग भी थे। जैसे उत्तर पश्चिम में मैं यदि देखूं अंतर क्षेत्रीय व्यापार में, तो उत्तर पश्चिम में काबुल से कंदहार, लाहौर से काबुल और कंदहार तक जाती थी मार्ग। उस मार्ग के माध्यम से चीन और कुस्तुनतुनिया तक का व्यापार होता था। उसी प्रकार यदि दक्षिण में कोरोमंडल तट पे से हम लोग व्यापार करते, मछलीपट्टनम एक प्रमुख बंदरगाह था, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ किया जाता था, जिसमें अचोह, अराकान है और सुमात्रा, इन सभी देशों के साथ, दक्षिण पूर्वी जो देश थे उनके साथ भी व्यापार किया जाता था। इसके अलावा भारत आयात के जो चीज़, भारत विदेशों से भी कुछ कुछ सामानें मंगाती थी, जैसे कि घोड़े, अच्छी नस्लें तुरानी घोड़े को विदेशों से आयात किया जाता था। इसके अलावा विदेशों से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में अच्छी किस्म के रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, कांच के बर्तन, हाथी दांत, सोना चांदी, शराब इत्यादि प्रमुख थे। एक महत्वपूर्ण विशेषता और मैं बताना चाहूँगा कि जो मुगल शासक थे वो व्यापार के विकास के लिए यूरोपीय जो देश से आई हुई कंपनियां थी उनको रियायत भी देते थे, जिसके कारण से व्यापार और वाणिज्य का विकास इस दौर में हमको देखने को मिलता है। इस काल में मुगल शासक और मुगल शासकों के राजघराने से तथा उमरा वर्ग, अमीर वर्ग या जो बड़े बड़े जमींदार या सामंत होते थे, उन लोग भी व्यक्तिगत रूप से इन व्यापारों में हिस्सा लेते थे। चूँकि ये व्यापार से संलिप्त रहते थे, इसी कारण से व्यापारिक जो असुविधा थी, परेशानियां थी, उसको दूर करने के लिए सरकारी तंत्र कानून बनाता था, बहुत मजबूती से कार्य करता था। इसके अलावा इस काल में हम देखते हैं कि जो व्यापार और वाणिज्य का विकास है उसके लिए विनिमय व्यवस्था कैसे थी। विनिमय व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी तो वो व्यापार जो है आगे विकास नहीं कर पाएगा। तो विनिमय व्यवस्था के लिए मुगलकालीन शासकों ने मुद्रा व्यवस्था का निर्माण किया था। टकसाल, सरकारी टकसाल निर्मित किए थे तथा इस काल में हम देखते हैं कि खरीद और बिक्री के लिए हुंडी का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि शराब जो हुंडियों के क्रय विक्रय से का विशेषज्ञ होता था और इस के वजह से वहाँ पर एक सूक्ष्म रूप से बैंकिंग व्यवस्था का भी जन्म हुआ था। इसके अलावा जो मुगलकालीन शासक थे, चाहे उनकी चुंगी व्यवस्था को देखें तो अपने चुंगी कर, जो व्यापारिक कर लगाते थे, चुंगी लगाते थे वस्तुओं पर,
उसकी जो दर थी 2.5% से 5% तक होती थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मुगल कालीन जो भारत था उस समय व्यापार और वाणिज्य का संपन्नता का दौर था, और इस संपन्नता के दौर में कुछ दुर्बलताएं भी थी, जिसमें समाज का एक वर्ग जो था वो बहुत ही ज़्यादा धन संपन्न हो गया और उन्होंने अपने रहन सहन को बहुत ही उच्च ऊंचाइयों पर ले गया। खान पान, रहन सहन, कला कौशल को प्रश्रय दिया, बड़े बड़े भवनों का निर्माण कराया, लेकिन एक वर्ग जो था वो केवल सादा जीवन ही जी सकी। अर्थात इस काल में हम आर्थिक विषमता का दौर देखते हैं। एक अमीरों का दौर था और एक गरीबों का था। इससे समाज में आर्थिक विषमता आई। दूसरा, इस वाणिज्य और व्यापार के विकास ने यहाँ पर किसी का व्यवसायीकरण किया। तीसरा, एक महत्वपूर्ण जो अच्छी चीज़ें जो देखने को मिलती है कि इस काल में हम देखते हैं कि संचार और यातायात, परिवहन के मार्गों और साधनों का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। जैसे कि मैं जहाज़ के तकनीकी विकास के बारे में आपको बता ही रहा था। इसके अलावा जैसे शेरशाह सूरी ने सड़कों का जाल और सड़कों में एक निश्चित दूरी पर सरायों का निर्माण किया था। इस काल से व्यापार वाणिज्य के विकास के साथ ही हमारे देश का तकनीकी और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। जैसे कि खनन उद्योग थे, जहाँ पर अच्छे से खनन किया जाता था और धातुओं को संरक्षित रखा जाता था। धातु उद्योग भी थे। अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिए भी उद्योग स्थापित किए गए थे। शोरा जो था, जो रसायन उद्योगों से था, जिससे बारूद बनाने का कार्य किया जाता था। वैसे ही नील की खेती की जाती थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारी अच्छी चीज़ों के बावजूद भी कुछ दुर्बलताएं इस काल विशेष में थी। लेकिन निष्कर्षतः हम कहेंगे कि मुगल कालीन जो आर्थिक युग था अपनी ऊंचाइयों पर था और ये अपनी संपन्नता पर था, जिसके कारण ही इसी व्यापारिक संपन्नता को अपने एकाधिकार में करने के लिए, अपने नियंत्रण में करने के लिए बाद में कालांतर में यूरोपीय जो कंपनियां थी उनके विरुद्ध में संघर्ष हुआ। और फिर कालांतर में जब मुगल या औरंगजेब के बाद उत्तर मुगल काल का दौर शुरू हुआ, जब कमज़ोर मुगल शासक हुए, तो उस पर जो सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति के रूप में इंग्लैंड जो स्थापित हुए, उन्होंने भारत पर नियंत्रण कर लिया। धन्यवाद।